गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स को अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज का, टेक इन अ लिम्बो। आपने उड़ने वाली कारों के बारे में सुना होगा, ऐसे रोबोट्स के बारे में सुना होगा जो इंसानों की तरह बात करेंगे, हमारी तरह काम करेंगे। लेकिन ये 100 साल पहले भी हम सुन रहे थे और आज भी सुन रहे हैं। ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी इंसान अभी तक नहीं बना पाया। तो बहुत सारी ऐसी टेक है जो अभी भी लिम्बो में है, अनसर्टेनिटी में है, सिर्फ ख्वाब उसके हमने देखे हैं। और ये आर्टिकल इसी पे बेस्ड है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और इस आर्टिकल पे बेस्ड आपका आज का क्विज़, जो भी ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इस क्लास में, आप जो सीखेंगे इन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा। पूरे मन से क्लास को लेना ताकि 8 में से 8 आपको मार्क्स मिले। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाते हैं। आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहा है जी टेक इन अ लिम्बो। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं मैं इसको। टेक क्या होता है? टेक्नोलॉजी। टेक क्या है? टेक्नोलॉजी या तकनीक। और जो लिम्बो वर्ड है ना, लिम्बो, इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता। कह रहा है टेक्नोलॉजी अभी भी एक अनसर्टेनिटी की स्टेट में है, अनिश्चितता में फंसी है। कौन सी टेक की बात हो रही है यहाँ? कह रहा है फ्रॉम ड्राइवरलेस एंड फ्लाइंग कार्स टू सुपर इंटेलिजेंट सेंशेंट एआई, ऑल हैव ओनली जस्ट सिमर्ड ओवर द होराइजन। कह रहा है जी फ्रॉम, यहाँ से लेकर के, कहाँ से लेकर के भाई? बिना ड्राइवर वाली और उड़ने वाली कारों से लेकर के। ये बिना ड्राइवर वाली कारें तो इलॉन मस्क बना ही रहे होंगे, आपने सुना हुआ है, FSD इनकी टेक्निक है, फुल सेल्फ ड्राइव। कह रहा है ये बिना ड्राइवर वाली कार या उड़ने वाली कारों से लेकर के सुपर इंटेलिजेंट सेंशेंट एआई तक, ऐसी एआई जो बहुत इंटेलिजेंट होगी, सेंशेंट होगी, अवेयर होगी। जैसे आप अवेयर होते हैं ना, आपके आसपास क्या हो रहा है, एकदम चेतना है आप में, ऐसी एआई तक। कह रहा है ये सब चीज़ें जो है ना, सिर्फ शिमर कर रही हैं, टिमटिमा रही हैं होराइजन के ऊपर, क्षितिज के ऊपर, या दूर दिखाई देने वाले फ्यूचर पे। होराइजन क्या होता है? क्षितिज, जहाँ तक आप देख पाएँ। तो आज से 50 साल पहले भी ये चीज़ें होराइजन पे थी। हमें लगता था कि आगे 50 साल में कर पाएंगे। आज भी ऐसा लग रहा है कि और 50 साल लगेंगे। ये आज भी होराइजन पे है, बहुत दूर है हमसे। समझ गए सेंटेंस का मीनिंग? फ्रॉम दीज कार्स टू सुपर सेंशेंट एआई। सेंशेंट आपके लिए नया वर्ड है। एकदम अवेयर और बुद्धि, विवेक, चेतना जिसके अंदर हो, जो कॉन्शियस हो, उसको बोलते हैं सेंशेंट। जैसे इंसान है, जानवर है, हम सब सेंशेंट होते हैं, है ना। ऑल की वर्ब है हैव। शिमर का करना मतलब टिमटिमाना। जैसे रात में तारे टिमटिमाते ना, स्पार्कल करते हैं, वैसे ये सब चीज़ें टिमटिमा रही हैं, दूर हमें दिखाई दे रही हैं। चलिए अब जल्दी आगे बढ़ेंगे। वोकैब आपने थोड़ा आइडिया ले लिया होगा, आज की अच्छी है ऑफ कोर्स। सारे वर्ड्स वोकैब के एक साथ देखो ताकि आर्टिकल को आप स्मूथली पढ़ सको बिना डिस्टर्बेंस के। क्लास को अभी एक लाइक और एक शेयर दें। अगर ये क्लास आपके काम आती है तो दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचाने में हेल्प करें। आपके लाइक्स और शेयर्स इस काम को बखूबी करते हैं। टेक्स्ट बुक की लोएस्ट प्राइस मॉक टेस्ट पास सेल अभी एक्टिव है। आई थिंक 15-20 दिनों के बाद ये सेल आ रही है, दिवाली के बाद। फ़ायदा ले सकते हैं आप इसका। 600, 650, 700 रुपये में मिलने वाला मॉक टेस्ट पास इस सेल में आपको 2 दिनों के दौरान मिल रहा है 439 में। सेल का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं। इस मॉक टेस्ट पास में SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी एग्जाम्स के 75-80 हज़ार मॉक टेस्ट हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, जिनको आप मॉक की फॉर्म में अटैम्प्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में सेल का लिंक है, लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस आपको दिखाए, आप पे कूपन लगाएंगे उस पर YT10। इस कूपन को अप्लाई करते ही आपका प्राइस खटके हो जाएगा 439 ड्यूरिंग दिस सेल, है ना। तो टेक द बेनिफिट ऑफ द सेल। कूपन लगाना ना भूलें, YT10। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा सेल का लिंक। चलिए वोकैब शीट शुरू करेंगे इरेटिक से। इरेटिक क्या होता है? जो एक्सट्रीमली चेंजेबल हो। इसका मीनिंग थोड़ा उल्टा पुल्टा रह गया, गलत कॉपी हो गया ऐसा समझ लो, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। इरेटिक मतलब एक्सट्रीमली चेंजेबल। थोड़ी देर पहले किसी आदमी से मिलो जो हंस रहा हो और आधे घंटे बाद वो आपसे झगड़ा कर ले, और फिर 1-2 दिनों बाद आपको मिले और बड़े प्यार से बात करता हो, तो इरेटिक मूड का बावला आदमी है। तो बावले चीज़ को बोलते हैं इरेटिक, जिसका मूड बहुत जल्दी बदल जाए। मूड बदलने वाली या चेंजेबल चीज़ों को वेगेरियस, क्विक सिल्वर, अनप्रिडिक्टेबल, वोलेटाइल, है ना, कैप्रिशियस, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। क्विक सिल्वर की तरफ खास ध्यान देना। बहुत जल्दी बदलने वाली चीज़ों को बोलते हैं क्विक सिल्वर।
इरेटिक इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्राइव फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अवे फ्रॉम द कंट्री। ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो इरेटिक हों, जो बहुत जल्दी बदल जाती हों, वो ड्राइव अवे कर देती हैं विदेशी निवेश को किसी भी देश से। बाहर की कंपनी आपके देश में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगी अगर उसको ये लग जाए कि आपके देश की इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत जल्दी बदल जाती है। चलिए, यू विल सी द वर्ड इरेटिक इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है एनविसेज। बड़े अच्छे से करवाया हुआ है वर्ड आपको। इस वर्ड में विजन आ रहा है। विजन का मतलब होता है नज़र, दृष्टि। एनविसेज यानी किसी चीज़ को विजुलाइज करना, परिकल्पना करना, किसी चीज़ को इमेजिन करना कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होगा। जब आप ऐसी कल्पनाएं करते हैं ना, इमेजिन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनविसेज करना। पिक्चराइज करना, इमेजिन, अज्यूम, एनविजन सभी इसके सिनोनिम्स है। आज इसका सिनोनिम एनविजन देखेंगे आप आर्टिकल में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनविसेज या एनविजन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनदर पैंडमिक। बड़ा मुश्किल है एनविसेज करना या एनविजन करना या सोचना कॉन्सिक्वेंसेज को, बुरे नतीजों को एक और पैंडमिक के। एक तो हम झेल चुके हैं, दूसरी का सोचना भी मुश्किल लगता है। चलिए, ये वर्ड आप एनविजन आर्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास आज का, कहाँ गया, पेडेस्ट्रियन। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है, स्पेलिंग देख लो इसकी, स्ट्रेन नहीं है या स्ट्रियन लगा हुआ है, RAIN नहीं है, RIAN है। ज़्यादातर स्पेलिंग में आप RAIN देखोगे, है ना, ट्रेन में, स्ट्रेन में। ये ट्रेन स्ट्रेन से थोड़ी अलग डिफरेंट स्पेलिंग है, देख लेना। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है चलती फिरती कोई चीज़। अब अगर कोई आदमी चलता फिरता है, क्या बोलते हैं आप उसको, पैदल यात्री, है ना, तो उसको आप पेडेस्ट्रियन बोल सकते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो खास नहीं है, बहुत आम है, चलती फिरती है, आप बोलते ना, तो चलती फिरती बात है, चलती फिरती सी मूवी है, यानी जिसमें कुछ यूनिकनेस ना हो, उसको भी पेडेस्ट्रियन बोला जाता है। अ फ्यू पेडेस्ट्रियंस गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। कुछ पेडेस्ट्रियंस जो थे या पैदल यात्री जो थे, वो एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गए, उनको चोट लगी। तो ये तो पहली वाली फॉर्म होगी इसकी, पैदल यात्री वाली, नाउन फॉर्म। अब दूसरी देख लो, ही वॉज रादर अ पेडेस्ट्रियन स्टूडेंट। वो एक चलता फिरता सा स्टूडेंट था, बहुत आम स्टूडेंट था, कुछ खास उसमें नहीं था, कुछ ज़्यादा तेज उसका दिमाग नहीं था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा वाला मीनिंग खास देखना है। बैनल, हमड्रम, मीडियोकर और प्रोजाइक, सभी के सभी जो हाई क्वालिटी की चीज़ें नहीं होती हैं, जो आम चीज़ें होती हैं, उनके लिए यूज़ होता है। चलिए, मीडियोकर वर्ड बहुत यूज़ होता है बोलने में, लिखने में, है ना। लास्ट वर्ड है अपने पास, मटीरियलाइज। देखिए, मटेरियल मतलब कोई चीज़ जो सच में रियल हो, जिसको आप हाथ लगा सकें। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है तो वो मटेरियल नहीं है, आपके सपने हैं, वो ख्वाब है। मटेरियल वो है जो सच है। और मटेरियलाइज का मतलब भी होता है किसी चीज़ का साकार होना, सच होना। आपने कुछ सोचा था, फिर वो एक दिन करके दिखाया, तो वो आपकी सोच मटेरियलाइज हो गई। इसको रियलाइज, मैनिफेस्ट या एक्चुअलाइज होना भी बोलते हैं। हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टेड या मटीरियलाइज्ड विद हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। उसका सपना जो था आज़ाद होने का, इंडिपेंडेंट होने का, वो साकार हुआ उसके जॉब में सिलेक्शन के साथ। ठीक है, हिंदी में साकार होना, और वैसे टू बिकम रियल इज टू मटेरियलाइज। 4 वर्ड्स डिटेल में हो गए, आज आर्टिकल में आएंगे। एक इडियम आपको करवा देते हैं, नई है जो आपके लिए, कट द गॉर्डियन नॉट। आपने सिकंदर की कहानी अगर सुनी पढ़ी हो, तो एक गॉर्डियन नाम का राजा था, उसने सिकंदर को एक गांठ यानी नोट लगा के दी धागे में, और उसने बोला कि इस गांठ को बिल्कुल बीच में से काटना है आपको। मतलब वो गांठ जो बहुत पतली बारीक सी गांठ थी, उसको कैसे काटा जाए, मतलब हाथ में ही नहीं आए तो काटोगे कैसे उसको। तो सिकंदर ने फिर भी अपनी तलवार के सहारे उस नोट को काट दिया, गॉर्डियन नोट को काटा, यानी एक बड़ी पहेली को या प्रॉब्लम को सुलझाया। इसका भी गलत आ गया ना मीनिंग, सही कर देंगे इसको अपने। मीनिंग होता है गॉर्डियन नोट का बड़ी समस्या, और कट द गॉर्डियन नोट यानी किसी बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सुलझाना, किसी समस्या को सोल्यूशन लाना। तो उस कहानी से ये वर्ड निकला हुआ है, या ये फ्रेज निकला हुआ है, याद रखें। आफ्टर एन अनफेवरेबल चेंज इन द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी वर फेसिंग अ गॉर्डियन नॉट। एक अनफेवरेबल चेंज के बाद में सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी में कंपनी के इन्वेस्टर्स ने वो फेस कर रहे थे गॉर्डियन नॉट को,
एक वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को। कभी कभी सरकारें कुछ नई पॉलिसी ले आती हैं जिससे कई कंपनियों का दिवालिया पिट जाता है। जैसे अभी जुआ खेलने वाली कंपनियों पे सरकार बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो ये जो कंपनियां जुआ खिलवाती हैं ना, ये MPL, ड्रीम 11, इनके सबके जो है तोते उड़े हुए हैं। तो सरकारों के जब चेंज आते हैं पॉलिसी में तो उनके कंपनियों के सामने गॉर्डियन नॉट या बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो अगर कट करेंगे तो समस्या को आप जो है सोल्यूशन करेंगे। यू विल सी दिस इडियम किसी ना किसी आर्टिकल में। चलिए अब आपको एक समरी दें आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। समरी बहुत आसान है। बहुत सारी चीज़ें आज से 50-100 साल पहले सोची गई थी जो आज भी सच नहीं हुई। उड़ने वाली कार, हाइपर लूप, ऐसा हाईवे जिस पे चलते चलते गाड़ियाँ खुद से चार्ज होती जाएंगी, है ना। कभी भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा पेट्रोल भरवाने के लिए या बैटरी चार्ज करने के लिए। और भी कई चीज़ें हैं। कुछ ह्यूमंस ऐसे होंगे जिनके दिमाग में चिप लगी होगी, डेटा डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे। ये सब चीज़ें आज भी लिम्बो में हैं, अनसर्टेनिटी में है, क्योंकि ये चीज़ें हकीकत से परे हैं। जो चीज़ें हकीकत के नज़दीक होती हैं साइंटिस्ट उन्हीं पे ही काम करते हैं और उन्हीं चीज़ों को आप मटेरियलाइज होता हुआ देखते हैं। तो एक ये कमेंट्री है ऐसी टेक्नोलॉजी पे जो काल्पनिक है, जिसका सच होना मुश्किल है। टोन आज की देखो ऐसी टोन होती है ना जिसमें कुछ ना खूबी बताई हो ना बुराई बताई हो, तो एक कमेंटेटिंग टोन होती है जिसमें आपको एक कमेंट्री मिलेगी, है ना, चीज़ों के बारे में एक एनालिसिस मिलेगा। तो ये इस तरह की टोन का आर्टिकल आज शुरू करेंगे इसको। कह रहा है जी, जस्ट अ फ्यू मोर ईयर्स दे प्रॉमिस कंपनीज, रिसर्चर्स एंड मार्केटर्स अलाइक। कह रहा है जी बस थोड़े से साल और, जस्ट अ फ्यू मोर ईयर्स, ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं। अब पता नहीं कौन प्रॉमिस करते हैं, दे प्रॉमिस, कोई है जो प्रॉमिस करते हैं। और किसको प्रॉमिस करते हैं? कंपनीज को, रिसर्चर्स को और मार्केटर्स को, सभी को बराबर। आई बात समझ में? बात की जा रही है साइंटिस्ट की, या ऐसे लोगों की जो टेक्नोलॉजी को ईजाद करने वाले हैं, इलॉन मस्क जैसे। जब भी ये बोलते हैं कि 2025 में कार आएगी फुल सेल्फ ड्राइव वाली, तो 2025 में बोल देते हैं अब 2028 में आएगी। तो ये बात 2019 में भी बोल रहे थे मस्क, आज 24 में भी बोल रहे हैं और 28 में भी बोलेंगे। तो हर बार ये कुछ वक्त और मांग लेते हैं और ऐसा बोलते हैं जस्ट अ फ्यू मोर ईयर्स। चलिए, दे आया उन लोगों के लिए जो ऐसी टेक्नोलॉजी को ईजाद करते हैं। दे की वर्ब है प्रॉमिस, दे प्रॉमिस ऑल ऑफ देम, है ना। अलाइक का मतलब होता है सभी को बराबर, सभी को इन अ लाइकवाइज मैनर। कह रहा है जी, येट द गैप बिटवीन वट वर्क्स इन द लैब एंड वट मेक्स इट टू द रियल वर्ल्ड इज एज वाइड एज एवर। कह रहा है फिर भी जो गैप है, जो फासला है दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन और एंड लगा के दोनों चीज़ें आपको बताएगा, ध्यान से देखना। पहली चीज़ है वो चीज़ जो काम करती है लैब में, वो गैजेट्स जो आपकी लेबोरेटरी में या लैब के अंदर सही तरीके से काम करते हैं। और दूसरी वो चीज़ जो मेक इट टू करती है, जो पहुंच पाती है, मेक इट टू करना, कहीं पहुंच पाना रियल वर्ल्ड में, इंसानी दुनिया में। कह रहा है जो गैप है ना इन दोनों के बीच का, वो उतना ही वाइड है जितना पहले कभी हुआ करता था, एज वाइड एज एवर है। तो लैब के अंदर एक फुल सेल्फ ड्राइव कार बनाना बहुत आसान है, क्योंकि लैब में तो ट्रैफिक नहीं है ना, वो कार अपने आप लैब में घूम लेगी, आके खड़ी हो जाएगी, पार्क हो जाएगी। लेकिन सड़क पे कैसे चलेगी वो कार, जब गायें भी गुजर रही होगी, कोई ड्राइवर भी होगा शराब पिया हुआ, वहाँ पे वो फुल सेल्फ ड्राइव वाली कार जो है चल नहीं पाएगी। तो गैप फासला आज भी दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ में आ गई? गैप जो है सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, गैप इज एज वाइड एज एवर। वर्ड मेक्स इट टू द रियल वर्ल्ड, जो चीज़ रियल वर्ल्ड में मेक टू करेगी, मेक इट टू समवेयर करना, कहीं पहुंच पाना। ठीक है, टू बी एबल टू रीच समवेयर इज टू मेक इट टू समवेयर। यहां लिख देता हूं, मेक इट टू समवेयर। अगर आप स्टेशन जा रहे हैं, टाइम कम है, तो आप चाहेंगे कि यू मेक इट टू द स्टेशन, कैसे भी करके मैं स्टेशन तक पहुंच जाऊं। ठीक है। कह रहा है जी, टेक द फ्लाइंग कार विच रेगुलेटर्स अप्रूव्ड बैक इन 1956। कह रहा है जी एग्जाम्पल लो उड़ने वाली कारों का, जिनको रेगुलेटर्स ने, सरकारी विभागों ने अप्रूव कर दिया था 1956 में। हमारे यहाँ नहीं, लेकिन वेस्ट में तो हो गई होंगी ना। कह रहा है जी, एंड येट हियर वी आर स्टिल स्टक इन ट्रैफिक। कह रहा है फिर भी देखो हम कहाँ हैं, आज भी ट्रैफिक में स्टक हैं, ट्रैफिक के अंदर जो है फंसे हुए हैं बत्ती पे। भाई 1956 में फ्लाइंग कार का अगर कॉन्सेप्ट पास कर दिया गया था सरकारों के द्वारा, तो 2024 में तो हमारी कार उड़ती होनी चाहिए थी ना, ट्रैफिक काहे का,
फिर भी ट्रैफिक में हम, कोई कार नहीं बनी। कह रहा है जी हाइपर लूप्स विद देयर स्काई हाई कॉन्क्रीट ट्यूब्स सीम एज फार फेस्ट टुडे एज द होवर ट्रेन्स वंस एनविजन्ड। कह रहा है जो हाइपर लूप्स है, अब ये हाइपर लूप क्या होते हैं? एक सुरंग मान लो, सुरंग जो हवा में होगी, मतलब ज़मीन से काफ़ी ऊंचा बना हुआ एक सुरंग होगा, जिसमें एक ऐसा व्हीकल होगा, बस उस व्हीकल के जाने की जगह होगी इसमें, है ना, रेल की पटरी जैसा होगा, और उसमें बहुत तेज़ी से वो व्हीकल ट्रेवल करेंगे 400, 500, 1000 किलोमीटर की स्पीड पे। समझ गए ना? तो कोई उधर ट्रैफिक ही नहीं है, वो एक तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेनें होंगी, अलग टाइप की ट्रेन्स होंगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट था, इलॉन मस्क का ही दिया हुआ है ये भी। कह रहा है जी हाइपर लूप्स अपने स्काई हाई कंक्रीट ट्यूब्स के साथ, आसमान में ऊंची ऊंची कंक्रीट की गुफाओं के साथ, कह रहे वो आज भी उतने ही फार फेस्ट दिखाई देते हैं, आज भी उतने ही फ्यूचर में दूर दिखाई देते हैं, जैसे कि हॉवर ट्रेन्स या उड़ने वाली ट्रेन्स जो कभी एनविजन थी, सोची गई थी, जिनकी कभी विजुलाइज इनको कभी किया गया था। ठीक है, तो हॉवर ट्रेन्स तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। मैं भी मेरे बचपन में सुनता था कि ऐसी ट्रेन आएगी जो पटरी के ऊपर रहेगी, मतलब पटरी और ट्रेन के बीच में फासला रहेगा 2-3 फीट का, तो उससे फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ट्रेन सरपट दौड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे काम करेगी। तो ये तो पुरानी बातें होगी, और हाइपरलूप आजकल पिछले 10 सालों में से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। करे ये दोनों ही फ्यूचर में फार फेस्ट हमें दिखाई देते हैं। चलिए हाइपरलूप्स की वो है सीम, ठीक है। हॉवर ट्रेन्स, चलिए हॉवर ट्रेन्स की वर्ब यहाँ पे लिखी नहीं हुई, ये भी सीम ही है, या इसको आप डू मान सकते हैं। मेन वर्ब दूसरी बार आ रही है एक ही सेंटेंस में, कंजंक्शन के बाद में मेन वर्ब को मिस कर दिया गया है। तो दे आर एज फार फेस्ट एज द हॉवर ट्रेन्स आर, या सीम या डू वंस एनविजन, जिनको कभी सोचा गया था। एनविजन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो ट्रेन जिनके बारे में कभी एनविजन किया गया था। चलिए वर्ब यहाँ पे मिसिंग है, मिसिंग नहीं है एक्चुअल में, यही वाली वर्ब है, दूसरी बार रिपीट नहीं जो है लिखी नहीं गई। कह रहा है वाइल एआई हैज़ मेड इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स वी आर स्टिल नो क्लोजर टू आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। कह रहा है जहाँ एआई ने इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स को मेक किया है, स्ट्राइड यानी कदम, प्रोग्रेस, इम्प्रेसिव यानी बड़ी शानदार, जहाँ एआई बहुत शानदार कदम आगे बढ़ी है, हम आज भी बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के। और ये क्या चीज़ है भाई? मशीन्स दैट थिंक लाइक ह्यूमंस, वो मशीनें जो ह्यूमंस की तरह सोच सकती हैं। तो जनरेटिव इंटेलिजेंस तो आ गई है, जिसको आप बोलो कि गाना गा के बता दो, गाना बता देगी आपको, नई फिल्म की कहानी लिख देगी, आपका ऐसे लिख देगी, वो जनरेटिव एआई है। जनरल इंटेलिजेंस वाली एआई हमें अभी तक नहीं मिली है, जिसको आप ये बोल सकें कि चलो बाज़ार से सब्जी लेके आओ, है ना, बिना एक्सीडेंट किए गाड़ी लेके जाओ और बाज़ार से मेरे लिए सब्जी लेकर के आओ, या मेरी तरह सोच के बताओ। ऐसी एआई हमें अभी तक नहीं बनी है। एआई की वर्ब है हैज़ मेड, वी की वर्ब है आर, स्ट्राइड यानी कदम या प्रोग्रेस बोल सकते हैं, थिंक की वर्ब है, दैट की वर्ब है कैन थिंक, दैट आया फॉर मशीन्स के लिए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। पढ़ने में मुश्किल ज़्यादा मेरे ख्याल नहीं होगा, एक दो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है यहीं साथ में कवर करवा दूंगा। कह रहा है इट टुक अ सेंचुरी ऑफ पेशेंट ट्रायल एरर एंड टेक्नोलॉजिकल लीप्स टू ब्रिंग अस टू द प्रेजेंट। कह रहा है जी इस काम में लग गया 1 सेंचुरी या 100 साल। इट टुक प्लस में कोई टाइम हो तो इसका मतलब होता है इस काम में लग गया इतना टाइम। इट टुक मी 10 आवर्स टू डू दिस, इस काम को करने में मुझे 10 घंटे लगे, है ना, इट टुक मी 10 आवर्स। वैसे ही कह रहा है जी इस काम को करने में लग गई 1 सेंचुरी, और ये काम था या सेंचुरी था बड़े ही पेशेंट या पेशेंस के साथ में, धीरज के साथ में, ट्रायल एरर और टेक्नोलॉजिकल लीप्स का। ट्रायल एरर का मतलब होता है आप कोई प्रयोग करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, वो फेल हो जाएगा, फिर दूसरे तरीके से करोगे, तो ये ट्रायल एरर होता है, कोई ना कोई तरीका उसमें सेट बैठेगा लास्ट में। तो 1 सेंचुरी लग गई इन सब कामों को करने में, हमें यहाँ तक लाने में जो प्रेजेंट में हम आज तक जहाँ तक बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं आज प्रेजेंट में? ड्राइवर लेस कार्स नीड सैटेलाइट नेविगेशन, न्यूरल नेटवर्क्स डिमांड जीपीयूज एंड वेरेबल टेक रन्स ऑन लिथियम बैटरीज। कह रहे हैं हमने ड्राइवरलेस कार्स बना ली हैं, लेकिन उनको सैटेलाइट नेविगेशन की अभी भी ज़रूरत है। हमने न्यूरल नेटवर्क्स बना लिए हैं, न्यूरल नेटवर्क्स मतलब ब्रेन जैसी चिप्स, बनी तो नहीं है, पता नहीं इसने क्यों लिख दिया, लेकिन बनने की प्रोसेस में है
है ना। बहुत सारी कंपनियां इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट जो गूगल है, मेटा है जो फेसबुक, इलॉन मस्क की न्यूरोलिंक नाम से एक कंपनी है, ये सभी न्यूरल नेटवर्क यानी इंसानी दिमाग को चिप के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हम पहुंचे कहाँ तक है, जहां न्यूरल नेटवर्क को जीपीयू की ज़रूरत होती है। जीपीयू का मतलब होता है कंप्यूटिंग पावर, है ना। आपके जो लैपटॉप में एक ग्राफिक कार्ड होता है ना, उसको जीपीयू बोलते हैं। तो बहुत जीपीयू पावर की ज़रूरत है न्यूरल नेटवर्क्स को। और जो वेरेबल टेक है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको आप पहन सकते हैं, वो लिथियम बैटरी पे चलती है। यानी जो भी हमने बनाया वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट से कोसों दूर है। ड्राइवरलेस कार्स की वो है नीड, न्यूरल नेटवर्क्स की वो है डिमांड। वेरेबल टेक यानी ये जो आपने घड़ियाँ पहन रखी हैं हाथ में, ये आजकल चश्मे आ रहे हैं ना वेरेबल वाले, चश्मा पहनो और उसमें जीपीएस लगा दो, वो अपने आप उस सड़क को हरा कर देगा या नीला कर देगा या येलो कर देगा जिस पे आपको जाना है ना। आपका रास्ता आपको येलो कलर का दिखेगा। ऐसे चश्मे भी आ चुके हैं, वेरेबल टेक बोलते हैं उसको। कह रहा है जी इन 1994 अ जर्मन स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटेड अ कार दैट कुड बी एबल टू ड्राइव इटसेल्फ। कह रहा है आज से 30 साल पहले 94 में एक जर्मन स्टूडेंट ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, दिखाया एक कार को जो एबल थी या कर सकती थी इस काम को, दैट कुड बी एबल, कि वो ड्राइव करे खुद को, वो खुद को ही चलाए। और कैसे चलाए? सेफली चेंजिंग लेन्स एंड ओवरटेकिंग अदर्स, बड़े सेफ तरीके से लेन्स को चेंज करते हुए और दूसरों को ओवरटेक करते हुए। तो ये जो 94 में एक जर्मन स्टूडेंट करके दिखा चुका ऐसे 30 साल पहले। कह रहा है येट नेविगेटिंग हाईवेज इज ए फार क्राई। कह रहा है फिर भी नेविगेट करना हाईवेज को अभी भी एक फार क्राई है। नेविगेट करना यानी गुजरना, कहीं से एफिशिएंट तरीके से गुजरना, ठोकते हुए गुजरना नहीं, एकदम शांति से प्यार के साथ में बिना एक्सीडेंट किए तेज़ रफ्तार के साथ में, उसको बोलते हैं नेविगेट करना। कह रहा है फिर भी एफिशिएंटली गुजरना आज भी हाईवे से एक फार क्राई है, दूर की कोड़ी है। फार क्राई मतलब दूर का सपना, दूर की कोड़ी। और कहाँ से? फ्रॉम द केओस ऑफ सिटी स्ट्रीट्स विद पेडेस्ट्रियंस, पेट्स एंड इरेटिक ड्राइवर्स। उस केओस से, उस अराजकता से या उस डिसऑर्डर से जो है शहरों की सड़कों का, जो भरी हुई हैं लोगों से, एक तो राहगीरों से, पेडेस्ट्रियन से, फिर जानवरों से, पेट से, और ऐसे ड्राइवर से जो इरेटिक है, जो चेंजेबल है। कभी मूड आ गया गाड़ी तेज़ कर दी, कहीं भी मोड़ लिया बिना इंडिकेटर दिए हुए, लेन चेंज कर ली, तो ये इरेटिक ड्राइवर्स आप समझते हैं ना। सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ में आई? तो कार तो हम 30 साल पहले बना चुके हैं जो अपने आप चलेगी, लेकिन वो बिना ठोके कैसे चलेगी, ये आज तक हमें, अभी तक इसको हम कोशिश कर रहे हैं इसको सोल्यूशन निकालने की। चलिए, नेविगेटिंग की वो इज फार क्राई फ्रॉम यानी किसी चीज़ से बहुत दूर होना, दूर की कोड़ी होना। केओस यानी अराजकता, पेंडेमोनियम बोलते हैं, अपहीवल बोलते हैं, टर्मोइल बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं, मेहम बोलते हैं, जब कहीं पे सिस्टम खराब हो जाए पूरा, है ना, केओस। पेडेस्ट्रियन चलता फिरता आदमी, पासर बाय या वॉकर। इरेटिक चेंजेबल, वेगेरियस, क्विक सिल्वर, अनप्रिडिक्टेबल, याद है ना, जो अनस्टेबल हो, बहुत जल्दी चेंज होता हो। फिकल, फिकल बड़ा अच्छा वर्ड है, फिकल। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, मैं आपको 10 सेकंड दूंगा यहाँ, मुझे बता दो क्या वो कॉन्सेप्ट खुद से समझ में आया आपको देख के? जो थोड़े पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रामर सीरीज मेरे साथ की है, वो इस कॉन्सेप्ट को याद होगा उनको, शायद बाकी नए बच्चों को याद ना हो। देखो कॉन्सेप्ट है कुड बी और एबल का। आपकी क्षमताओं को दिखाने के लिए अंग्रेजी में 2 तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। पहला वर्ड है कैन और दूसरा वर्ड है एबल। मैं ये काम कर सकता हूँ, आई एम एबल टू डू दिस, और आई कैन डू दिस, इतना तो आपको पता ही होगा। पास्ट में भी यूज कर सकते हो, मैं ये काम कर सकता था, तो आई कुड डू दिस, या आई वॉज एबल टू। बी मतलब यहाँ पे कोई भी फॉर्म लग सकती है बी की, इज लगे, एम लगे, आर लगे, वॉज लगे, वर लगे, जो भी आप लगाना चाहें। दिक्कत ये है जी इन दोनों को मिक्स नहीं करना, दोनों का अलग अलग काम है, दोनों एबिलिटी को बताते हैं, लेकिन मिक्स करके आप इन दोनों को सेंटेंस की ग्रामेटिकल एक्यूरेसी खराब करते हो। जैसे द रनर कुड नॉट फिनिश द रेस, या द रनर वॉज नॉट एबल टू फिनिश द रेस, दोनों का मीनिंग बराबर है। इंजरी की वजह से, चोट की वजह से रनर रेस को फिनिश नहीं कर पाया। कुड नॉट फिनिश द रेस, वॉज नॉट एबल टू फिनिश द रेस। लेकिन गलती कहाँ है? दोनों को मिक्स कर दो। द रनर कुड नॉट बी एबल टू फिनिश द रेस, कुड नॉट बी एबल टू,
मतलब कुड के भी मजे ले लिए और एबल के भी मजे ले लिए, कुड नॉट बी एबल टू, ये गलत स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल अंग्रेजी में नहीं होता। तो बिगिनर स्टूडेंट्स करते हैं, मेरे पास तो मैसेज भी आते हैं, सर आई कैन नॉट बी एबल टू रीड इंग्लिश तो कैन नॉट बी एबल टू अपने आप में गलत है, इसको यूज़ ना करें। तो ये एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है जो आर्टिकल में नहीं थी, मैंने जानबूझ के घुसाई है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है जी, ऑटोमेशन इन कार्स एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल्स। जो ऑटोमेशन है या ऑटोमेटिक बनाने का काम है कारों को, वो एग्जिस्ट करता है एक नए लेवल पे या अलग तरह के लेवल्स पे। फ्रॉम बेसिक क्रूज कंट्रोल टू फुली वायरलेस या ड्राइवरलेस वाइमो एंड क्रूज कार्स ऑपरेटिंग इन कंट्रोल्ड एरियाज। कह रहा है कि बेसिक क्रूज कंट्रोल से लेकर के पूरे तरीके से ड्राइवरलेस वाइमो और क्रूज कार्स तक जो कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेट करती हैं। क्रूज कंट्रोल तो हमारी गाड़ियों में भी आने लगा है इंडिया में। आप गाड़ी को क्या करो, 80 पे भगाओ और जब हाईवे खुलाओ तो उसको 80 पे फिक्स कर दो। अब आपको उसको भगाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप 80 पे दौड़ती जाएगी और जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे उसके बाद गाड़ी का कंट्रोल फिर से आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये क्रूज़ कंट्रोल तो हमारे पास है, इस लेवल का ऑटोमेशन गाड़ियों में हम कर चुके हैं। और ये वाइमो एंड क्रूज़ कार्स भी हमारे पास यूएस के अंदर, फास्ट वेस्ट के अंदर, जहाँ पे खाली सड़कों पे कार जो हैं अपने आप को सेल्फ ड्राइव कर सकती हैं, जहाँ पे जानवर नहीं हो सड़क पे, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो, वहाँ पे वो लेन वेन भी चेंज कर लेती हैं। तो कह रहे हैं इस लेवल की ऑटोमेशन कारों में हमारे पास है, ऑटोमेशन की वो है एग्जिस्ट। कह रहे जी बट द ट्रूली ऑटोनोमस कार रिमेन्स एल्यूसिव। लेकिन पूरे तरीके से आज़ाद कोई कार हो, ऑटोनोमस या फुली समझ गए ना, एकदम अपने हिसाब से चलने वाली जो कार हो, वो आज भी एल्यूसिव है, पहुंच के बाहर है, डिफ़िकल्ट टू कैच है, इवेसिव है। मतलब ऐसी कार हम अभी तक नहीं बना पाए। चलिए, एल्यूसिव मतलब जो पहुंच के बाहर हो, जो आपके हाथ ना आए। कह रहे सरप्राइजिंगली सम ऑफ द डिस्कार्डेड आइडियाज लाइक द इलेक्ट्रॉनिक हाईवे विद चार्जिंग केबल्स माइट हैव रीडायरेक्टेड द फ्यूचर इन एन एंटायरली डिफरेंट वे। कह रहे सरप्राइजिंग बात यह है कि कुछ एक जो डिस्कार्डेड आइडियाज़ हैं, ऐसे आइडियाज़ जिनको हमने खारिज कर दिया, पहले सोचा और फिर बाद में खारिज कर दिया कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। कह रहे कई ऐसे आइडियाज़ थे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हाईवे ड्राइविंग जो है चार्जिंग केबल्स वाला। कह रहे इन्होंने हो सकता है माइट हैव रीडायरेक्टेड, इन्होंने रीडायरेक्ट किया होता या नई दिशा दी होती, नई डायरेक्शन दी होती हमारे फ्यूचर को बहुत अलग तरीक़ों से, अलग डिफरेंट वे से। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक हाईवे हम बना लेते, ये कारें तो हमसे नहीं बन पाई, पर ये आइडिया हमने सोचा और सोच करके इसको डिस्कार्ड कर दिया। चलिए, सम की वो है माइट हैव रीडायरेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक हाईवे, इस पर फिर से काम हो रहा है, आप न्यूज़ पढ़ना। मैंने अभी देखा दिल्ली जयपुर के बीच में बनाने की सोच रहे हैं, हालांकि इनसे बनेगा नहीं, 20, 30, 50 साल निकल जाएंगे इनको बनाते हुए, लेकिन उन्होंने प्लान कर दिया है कि दिल्ली जयपुर के बीच में इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बनेगा, जिसमें आपकी जो ईवी या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली कार होगी वो एक चार्जिंग केबल से ऊपर सरकती हुई लाइन से कनेक्टेड होगी। तो अब आपको अपनी कार को चार्ज नहीं करना, आप चलाते जाओ, अपने आप चार्ज होगी, अपने आप, समझ गए ना, केबल से कनेक्टेड होगी तो रोक के चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बोलते हैं इसको, और मेरे को नहीं पता कैसे चलेगा, है ना। वो केबल्स आपस में उलझेंगी, जब कारें एक दूसरे को करेंगी ना, ओवरटेक करेंगी, आगे पीछे जाएंगी। तो ये एक आइडिया है डिस्टेंट फ्यूचर का, इलेक्ट्रॉनिक हाईवे। चलिए, लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा है जी रोबोट्स टू हैव इवॉल्व ओवर द डेकेड्स। रोबोट्स भी इवॉल्व कर चुके हैं, पिछले कई डेकेड्स में डेवलप कर चुके हैं या बदल चुके हैं। अच्छा, कैसे बदले हैं? डोमिनेटिंग फैक्ट्रीज, एडिंग सर्जरीज एंड क्लीनिंग फ्लोर्स। डोमिनेट कर रहे हैं फैक्ट्रीज को, फैक्ट्रीज में तो यूज़ होते ही हैं जो रोबोट्स, है ना। असेंबली लाइन जो है वो रोबोट ही है अपने आप में। सर्जरी ऐड करना, रोबोटिक सर्जरी आपने सुना होगा, और क्लीन करना फ्लोर्स को, यानी सफाई का काम करना, ये सारे काम रोबोट्स कर रहे हैं। रोबोट्स की वर्ब है हैव इवॉल्व्ड, इवॉल्व करना, डेवलप होना। कह रहे जी बट द ह्यूमनॉइड रोबोट्स वी इमेजिन्ड रिमेन लार्जली फॉर रिसर्च एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, ऐसे रोबोट्स जो इंसान की तरह हों, दिखते भी वैसे हों, क्षमताएं भी वैसी हों और सोच भी वैसी हो। कह रहे ह्यूमनॉइड रोबोट जो हमने सोचे थे वो आज भी लार्जली रिसर्च और एंटरटेनमेंट के लिए हैं, रियल लाइफ में उनका कोई काम नहीं है। यानी लैब में है, बस वो लैब में छोटा मोटा काम उनसे करवा लो आप, अभी भी पूरे तरीके से हम डेवलप नहीं कर पाए। कह रहे मीन वाइल
ऑटोमेशन थ्राइव्स इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स वेयर रोबोट्स असिस्ट ह्यूमंस इन हाई रिस्क इन्वायरमेंट्स। कह रहा है इसी बीच जो है ऑटोमेशन जो है वो थ्राइव कर रहा है, फल फूल रहा है, ग्रो कर रहा है इन दोनों फील्ड्स में। एक तो रिटेल का फील्ड और दूसरा लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन का फील्ड। कह रहा है इन दोनों फील्ड्स में जहां रोबोट ह्यूमंस को असिस्ट करते हैं, इंसानों की मदद करते हैं हाई रिस्क एनवायरनमेंट्स में। तो अगर आपको कहीं माइन में जाकर के खुदाई करवानी है तो कुछ ऐसा रोबोट बनाओ जो अंदर जाए और खुदाई करे, फिर चाहे बाहर ना आए वो खुदाई करके सामान बाहर निकाल दे कैसे भी करके, है ना। तो हाई रिस्क एनवायरनमेंट्स में रोबोट्स की हेल्प हम ले पा रहे हैं। ऑटोमेशन की वर्ब है थ्राइव्स, रोबोट की वर्ब है असिस्ट। लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सप्लाई चेन को बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। कह रहा है जी साइबॉर्ग्स may still be the stuff of science fiction, but devices like collar implants and pacemakers are life saving। कह रहा है जो साइबॉर्ग्स है, साइबॉर्ग क्या होता है? ह्यूमन कम मशीन। एक आदमी है जिसके दिमाग में चिप लग गई, उसके हाथ में आपने सुपर पावर वाला कोई हाथ जो है उसको पहना दिया, एक हाथ उसका जो है मशीन ही लगा दिया, है ना, जिसमें बहुत सुपर पावर्स हैं। तो इंसान और मशीन का मिक्सचर होता है साइबॉर्ग। कह रहा है ये साइबॉर्ग जो हैं, जो टर्मिनेटर मूवी में हमने देखे थे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, वो अभी भी स्टफ़ होंगे साइंस का, अभी भी वो फिल्मों का या साइंस का ही कुछ साइंस फिक्शन का स्टफ़ है। लेकिन कुछ डिवाइसेज जो हमने याद किए हैं जो ह्यूमंस के अंदर लगते हैं वो बिल्कुल साइबॉर्ग जैसे हैं और वो लाइफ सेविंग है। जैसे कि पेस मेकर जो हार्ट में लगाया जाता है, कोहलर इम्प्लांट्स जो आपके कान में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रोबोट वाला काम तो हम नहीं कर पाए, चिप लगाने वाला, लेकिन इंसानों के अंदर हम पेस मेकर लगा देते हैं, घुटने चेंज कर देते हैं, नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, है ना, नकली आंख लग जाती है। कोहलर इम्प्लांट मतलब जिससे कान में इम्प्लांट लगेंगे जिससे आपका बैलेंस बन सके। कान से ही आपकी बॉडी का बैलेंस बनता है, अगर कान खराब हो जाए तो आप गिर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो ये भी एकदम रोबोट जैसा ही है, दोनों का लगना। चलिए साइबॉर्ग्स मैंने आपको बता दिया, साइबॉर्ग्स ह्यूमन कम मशीन्स, वर्ब है मे बी, डिवाइसेस की वर्ब है आर। चलिए लास्ट में बात करेगा स्मार्ट सिटीज़ की। कह रहा है स्मार्ट सिटीज़, सवाल पूछ रहा है स्मार्ट सिटीज़ planned everywhere from South Korea to आंध्र प्रदेश but none have materialized। कह रहे जो प्लान हुई हैं हर जगह, जिनको सोचा गया बनाने का हर जगह, साउथ कोरिया से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, हैदराबाद तक, कह रहे लेकिन कहीं भी ये मटेरियलाइज नहीं हुई हैं, साकार नहीं हुई हैं, बन नहीं पाई हैं। और क्यों नहीं बन पाई हैं? बिकॉज सिटीज़ आर नॉट बिल्ट बाय फैंटेसी ड्रिवन मास्टर प्लानर्स। क्योंकि सिटीज़ जो है नहीं बनाई जाती ऐसे मास्टर प्लानर्स के द्वारा जो फैंटेसी ड्रिवन हो, जो अपने दिमाग की फैंटेसी के ऊपर चलते हों। आपने सोच लिया एक ऐसा शहर बनेगा जिसमें ट्रैफिक ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई बेघर ना हो, बहुत तेज़ी से चलने वाली गाड़ियाँ हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, हरियाली हो, यही तो है स्मार्ट सिटी। कह रहे ये सोचों वाले प्लानर्स से सिटियाँ नहीं बनती हैं, ये फैंटेसी की सारी सोचें हैं, इसीलिए आज तक एक भी स्मार्ट सिटी आप बना नहीं पाए हो। नन की वर्ब है हैव मटेरियलाइज्ड, मटेरियलाइज होना, साकार होना, रियल होना, एक्चुअलाइज होना। सिटीज़ की वर्ब है आर नॉट बिल्ट। मास्टर प्लानर यानी जो प्लान करते हैं किसी सिटी को, किसी शहर को। कह रहा है द फ्यूचर इज बिल्ड बाय डाइवर्स ड्रीमर्स टैकलिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। फ्यूचर जो है वो बिल्ड होता है, बनाया जाता है पैसिव वॉइस में, ऐसे ड्रीमर्स के द्वारा, सपना देखने वाले लोगों के द्वारा जो डाइवर्स हैं, जो अलग अलग तरह के हैं और जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई इंजीनियर है, वो सोचेगा कि यार इस सड़क से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, इस सड़क को मैं कैसे बड़ा करूं और उसके ऊपर एक पुल बनाऊं। तो वो ड्रीमर तो है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को टैकल कर रहा है, और ऐसे ही लोग फ्यूचर को बिल्ड करते हैं। कह रहा है जी नॉट बिलियनर्स फैंटेसाइजिंग अबाउट स्पेस कॉलोनीज और ओशन सिटीज़। ना कि वो बिलियनर्स करते हैं जो फैंटेसाइज करें या सोचें स्पेस कॉलोनीज के बारे में या समंदर के नीचे बसे हुए शहरों के बारे में। ये थोड़ा सा पर्सनल हो रहा है इलॉन मस्क से। यहाँ पे इलॉन मस्क बोलते हैं ना मार्स पे बनेगी एक सिविलाइजेशन, बसेगी, ओशियन में हम सिटी बनाएंगे। कह रहा है जी इलॉन मस्क से नहीं होगा ये सब काम, ये सब काम तो इंजीनियर करेंगे जो रोज़मर्रा की समस्याओं से जूझते हैं। चलिए फ्यूचर की वर्ब इज बिल्ट, डाइवर्स यानी विविध प्रकार का, बिलियनर यानी समझ गए होंगे आप, है ना, अरबोपति। कह रहा है नॉट एवरी प्रॉब्लम कैन बी इंजीनियर्ड अवे। हर एक प्रॉब्लम जो है उसको इंजीनियर नहीं किया जा सकता।
इंजीनियर अवे करना यानी इंजीनियरिंग के सहारे उससे छुटकारा पाना, इंजीनियर अवे। कह रहा है हर एक समस्या के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कह रहा है लेकिन बट द परस्यूट इटसेल्फ ब्रिंग्स अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रूज। कह रहा है लेकिन इस काम का जो परस्यूट है, जो ख्वाहिश है, वही ऐसे ब्रेक थ्रूज लेकर के आएगी, ऐसी कामयाबियां लेकर के आएगी जो अनएक्सपेक्टेड होंगी। आप एक समस्या को सुलझाने के लिए कुछ बना रहे हो, वो समस्या शायद ना सुलझे, लेकिन शायद आप कुछ और बना लो जिससे कोई और समस्या सुलझ जाए, है ना। जैसे एमआरआई है, इसके बारे में पढ़ना। एमआरआई बनाया गया था किसी और चीज़ के लिए। एमआरआई ये अपना टेस्ट होता है ना, अपनी बॉडी का आप टेस्ट करवाते हो, ये बनाया किसी और चीज़ के लिए गया था, वहाँ पे काम नहीं आया। बाद में पता लगा ये ह्यूमंस को बड़े अच्छे से टेस्ट करके बता देता है किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। तो इस तरीके से आप सोचते सोचते अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रूज को कभी कभी ले आते हो। परस्यूट का मतलब होता है ख्वाहिश, परस्यूट ब्रिंग्स, है ना, ख्वाहिश लेकर के आती है। प्रॉब्लम की वो है कैन नॉट बी इंजीनियर्ड, इंजीनियर अवे करना, किसी चीज़ को इंजीनियरिंग के सहारे दूर करना, समस्या को। चलिए, ब्रेक थ्रू यानी बड़ी कामयाबी। एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर कभी भी आपको ऑल, एवरी या ईच इन तीनों वर्ड्स के यूज़ के साथ में उसी क्लोज में नॉट मिल जाए, नॉट मिल जाए या नेवर मिल जाए या नेगेटिव वर्ब मिल जाए, यानी नो, नेवर, नॉट, ऐसा कोई वर्ड मिल जाए, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ऑल, एवरी और ईच के बाद में नॉट का लगना लगभग नामुमकिन सा ही है। अब बता देता हूँ क्यों। कह रहा है जी ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट क्रैक द एग्जाम। ऑल लगा हुआ आपने देखा और लास्ट में आपने बीच में देख लिया नॉट को, कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। मान लीजिए क्या लगा दूँ यहाँ पे, सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। बात तो बिल्कुल सही है, सभी तो क्रैक नहीं कर सकते। वही एक मेरिट बनेगी, जितनी वैकेंसीज होंगी उतने स्टूडेंट्स क्रैक करेंगे, सभी तो नहीं कर सकते। लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग कुछ और निकल गया। इसका मीनिंग ये निकला ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट क्रैक द एग्जाम, यानी सबके सभी नहीं कर सकते। देखो, दो अलग अलग बातें हैं। 5 आदमी हैं और मैं यूँ बोल दूँ ये पांचों आदमी इस काम को नहीं कर सकते, और एक मैं ये बोलूँ सबके सब इस काम को नहीं कर सकते, 4 कर सकते हैं, एक शायद ना कर पाए। दो अलग बातें हैं ना ये। तो हिंदी में जैसे अलग है वैसे अंग्रेजी में भी अलग है। अगर ऑल के साथ में नॉट लगा दिया तो मतलब सभी नहीं कर सकते, कोई स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करेगा, कहने का मतलब ये। तो ये जनरली मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, है ना। ऐसा मीनिंग निकलने का मतलब हुआ आप यूँ ही लिख दो ना सीधे, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट क्रैक द एग्जाम का मतलब यूँ लिख सकते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन क्रैक द एग्जाम, ऐसा ही लिख दूंगा फिर मैं। ये ऑल नॉट क्यों लगाऊं? तो कहने का मतलब क्या है जी, मैंने कोई गलती की है फर्स्ट सेंटेंस में। और गलती क्या है, मुझे इस नॉट को उठाना है और ऑल से पहले रख देना है। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, नॉट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कैन क्रैक द एग्जाम, सम विल क्रैक इट। यहां अपने आप अंडरस्टूड है, कुछ एक करेंगे, सम विल क्रैक इट। ठीक है, सबके सब नहीं करेंगे, नॉट ऑल, लेकिन कुछ एक करेंगे। तो नॉट ऑल, नॉट एवरी, नॉट ईच, जब आप ऐसा लिखते हैं तो आपकी सेंटेंस जो है वो सही मीनिंग देने लगता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। ईच ऑफ द टीम्स मे नॉट रीच द फाइनल, कोई भी टीम जो है फाइनल नहीं पहुंचेगी। अरे कोई फाइनल नहीं पहुंचेगी तो फाइनल खेलेगा कौन? कोई तो खेलेगा फाइनल। तो ईच के बाद में नोट लगा दिया, गलत बात होगी। नोट को उठा लो, यहाँ से नोट को उठा लो और इसके ईच के पहले रख दो और यहाँ पे लिख दो नॉट ईच ऑफ द टीम्स मे रीच द फाइनल। ठीक है, या ऐसा लिख दो नॉट एवरी टीम, ईच की जगह एवरी भी आ सकता था, नॉट एवरी टीम मे रीच द फाइनल्स। एवरी कैंडिडेट कैन नॉट विन एन इलेक्शन, हर एक कैंडिडेट इलेक्शन को नहीं जीत सकता। अरे कोई तो जीतेगा, क्या करना है, नॉट लगाना है एवरी से पहले, नॉट एवरी कैंडिडेट कैन विन द इलेक्शन। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ, हिंदी में दे रहा हूँ, इसको इंग्लिश में लिखना है। सब लोगों में अपनी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत नहीं होती, सब लोगों में अपनी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत नहीं होती, कुछ एक में होती है, सब में नहीं होती। यही कॉन्सेप्ट, यही स्ट्रक्चर यूज़ करके, ठीक है, लोग को बोलेंगे ह्यूमंस या पीपल। ज़िंदगी मतलब लाइफ, बदलना यानी चेंज करना। हिम्मत का मतलब होता है, क्या लिखें, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, है ना, हिम्मत। चलो करेज लिख सकते हैं हिम्मत को। डालना सभी कमेंट्स में, बहुत इजी है, सब लोग लिखेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको रिव्यू मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। चलो वो अपने क्विज पे आ जाओ फटाफट से। आर्टिकल इजी था लेकिन इंटरेस्टिंग था,
फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है जी ये क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं ऑथर की स्टेटमेंट को लेकर के, जो स्मार्ट सिटी और बिलियनर्स के स्पेस कॉलोनी को फैंटेसाइज करने के बारे में लिखी हुई है। वे स्मार्ट सिटीज और बिलियनर्स से सिटीज नहीं बनेंगी, सिटीज बनेंगी ड्रीमर से, है ना। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या इन्फ्रेंस निकालना चाहते हैं, क्यों लिखा है ऑथर ने। अब चूंकि आप आर्टिकल पूरा पढ़ चुके हो, बड़े अच्छे से मीनिंग निकाल चुके हो, ये इजी क्वेश्चन है, नहीं तो यही क्वेश्चन आपके पसीने निकाल दे। अगर बैंक में मेंस में आ जाए ये क्वेश्चन तो आपको समझ में ना आए। तो बड़ा आसान है जी। इसका मतलब ये है जी, आइडियलिस्टिक प्रोजेक्ट जो है वो कभी कभी ही एवरीडे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये सब आइडियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स जो हैं बिलियनर सोच के बैठे हैं स्मार्ट सिटीज जैसे दिमागों में, ये एवरीडे या रोजमर्रा की समस्याओं को सही से सोल्यूशन उनका नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। कह रहा है जी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से एनकैप्सुलेट करता है या समराइज करता है ऑथर के एटीट्यूड को, जो है करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे एआई और ऑटोनोमस व्हीकल्स। तो क्या ऑथर की टोन है, क्या उसका एटीट्यूड है इन सब चीज़ों को लेकर के आपके हिसाब से। देखो जी, ऑथर थोड़ा सा नेगेटिव है या यूं कह दे बैलेंस्ड है। वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉशियस है। वो सपने नहीं देख रहा वो कि कार बन जाएगी 2-3 सालों में, है ना, उड़ने वाली कार। तो वो अवेयर है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को लेकर के, उसको पता है क्या चैलेंजेस आगे, और ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन बड़ा कॉशन रख रहा है। ठीक है, तो ए आंसर बनेगा सेकंड में। चलो अब आ जाओ अपने वोकैब के क्वेश्चंस पे। टू कट द गॉर्डियन नॉट, क्विक सिल्वर, टू मेक इट टू समवेयर या समथिंग, और इन अ लिम्बो। चारों फ्रेजेस आपको करवाए हुए हैं, इनके मीनिंग आपको बताने हैं। लास्ट में मिलेंगी 2 एरर्स, पहली मिलेगी स्कूड वाली स्ट्रक्चर से, और दूसरी आपको ऑफ कोर्स मिलेगी, चलो दूसरी आप खुद से ढूंढो, मैं नहीं बता रहा, इस नोट की वजह से इसके आसपास मिल सकती है, ढूंढ लो। लास्ट के 1 2 3 4 और 2 6 क्वेश्चंस आपको एज होमवर्क दे रहा हूं मैं। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आंसर रखे हैं, जाके चेक करो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना, कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। कैसा लगा इसका आर्टिकल, इंटरेस्टिंग था, पूरा देखा तो पीडी लिख देना सर पूरा देख लिया है, और इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया हो तो पीडीआई लिख देना। ये आपका फीडबैक है जो मुझे कमेंट्स में मिलता रहे, तो ठीक है ना, तो पता लगता रहे मुझे आप कैसा फील कर रहे हो। चलिए, अंटिल देन